नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावली पाठशाला पर। जब मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। अपनी पिछली क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 3.3 स्टार्ट कर चुके थे। उसके पहले सवाल के अंदर हमने प्रतिस्थापन तथा विलोपन दोनों विधियों से सवालों को हल किए थे। आज उसका दूसरा सवाल, जिसके अंदर हमारे पास लैंग्वेज वाले सवाल होंगे, उनको हमें इक्वेशन के अंदर चेंज करना है और फिर उनको विलोपन विधि से हल करना है। अगर उनका अस्तित्व है तो उनको हमें हल करना है। तो क्लास के साथ में अंत तक जुड़े रहना है ताकि वो भाषा वाले सवाल हैं वो आप अच्छे से समझ सके और एग्जाम में उनको आसानी से कर सके। अगर आप हमारे चैनल रावली पाठशाला पर नए हैं, आपने हमारे चैनल रावली पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत जाकर उसको सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, ताकि आपके जो साथी है वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। चलो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 3.3, उसका क्वेश्चन नंबर 2। अपने पास है दूसरा सवाल कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व है तो उनको विलोपन विधि से ज्ञात करना है। कि अपने पास भाषा के अंदर कुछ लिखा हुआ है, उससे हमें पहले तो इक्वेशन बनानी है, लीनियर इक्वेशन बनानी है, रैखिक समीकरण बनाना है। उसके बाद में देखना है कि जो दो रैखिक समीकरण बनेंगे उनका हल है या नहीं है। तो पहले तो उनका अस्तित्व ज्ञात करना पड़ेगा, A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2। उसके द्वारा आप उनका अस्तित्व चेक कर सकते हैं। उसके बाद में अगर उनका अस्तित्व है, यानी रेखा यदि प्रतिच्छेदी या समांतर है, यानी उसका या तो एक हल है या फिर अनेक हल है, तब उसको विलोपन विधि से हल करना है। अगर उसका कोई भी हल नहीं है, यानी रेखाएं समांतर आती है, तब उनको हल करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखना लिखा हुआ अपने पास कि यदि अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न है वो एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? अब भिन्न होगी तो उसके अंदर अंश होगा, हर होगा। तो अंश का मान हमको पता नहीं है, हर का मान भी पता नहीं है, तो उनको हम कोई चर मान लेते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि माना अंश बराबर x। अंश को क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं। तो लिखा माना अंश बराबर x तथा हर, वो माना हमने y। तब अपने पास भिन्न क्या हो जाएगी कि अंश हमने x माना है, हर y माना है, तब भिन्न हो जाएगी x बटे y। कि अंश की जगह हमने x लिखा है और हर की जगह क्या लिख दिया? y। तो भिन्न हो गई अपने पास x बटे y। अब सवाल के अंदर क्या कहा है? बोला गया है कि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न के अंदर हमें जो कंडीशन दी गई है वही काम में लेनी है। प्रश्नानुसार प्रश्न के अंदर कहा गया है कि अंश में एक जोड़ दें। अंश के अंदर क्या करना है? एक जोड़ना है। तो अंश क्या है अपने पास? x है। तो x के अंदर क्या जोड़ना है? एक। अंश के अंदर क्या कर दिया हमने? एक जोड़ दिया। तथा हर में से एक घटाना है। हर क्या है अपने पास? y। तो y के अंदर से क्या करना है? एक घटाना है। तो भिन्न है वो एक में बदल जाती है। तब जो भिन्न होगी, यानी इस पूरे का जो मान है वो कितना आ जाएगा अपने पास? एक। यानी कहा था कि अंश के अंदर एक जोड़ना है, हर के अंदर से एक घटाना है। तो अंश x था तो x के अंदर एक जोड़ दिया, हर y था तो y के अंदर से एक घटा दिया। अब जैसे ही एक जोड़ते हैं और एक घटाते हैं तो ये जो भिन्न है वो किसके अंदर बदल जाती है? एक के अंदर। तो यहां से अपने पास आया x + 1 बटे y - 1 बराबर 1। अगर इसको सिंपल रूप में लिखना चाहे तो y - 1 ये यहाँ पर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में चला जाएगा, तब हो जाएगा x + 1 और y - 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो y - 1। अब हम क्या करते हैं कि जो भी अपने पास x और y वाले मान हैं वो एक तरफ लेके जाते हैं और जो संख्या वाले मान है वो दूसरी तरफ रखते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा x प्लस का y है, उधर जाएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और ये प्लस का 1 है बराबर के इधर आएगा तो माइनस का। इधर -1 तो पहले से ही था, ये वाला तो पहले से ही मौजूद है। ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1। अब अपने पास हो गया x - y, -1 - 1 ये हो गया -2। ये बना अपने पास समीकरण नंबर 1। प्रश्नानुसार ये अपनी स्थिति फर्स्ट थी। स्थिति कौन सी थी? पहली। मतलब जो आगे जो लाइन लिखी हुई थी वहां से हमने एक रैखिक समीकरण का निर्माण कर दिया। अब पीछे क्या लिखा गया है? लिखा है कि यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। मतलब अब की बार अंश के अंदर कोई छेड़खानी नहीं करनी है, केवल हर के अंदर क्या करना है? एक जोड़ना है। तो भिन्न किस में बदल जाती है? 1/2। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार वापस। अब की बार दूसरी स्थिति हो जाएगी।
अब सेकंड केस क्या है कि हर के अंदर एक जोड़ना है, मतलब x के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, अंश है वो ऐसा का ऐसा ही है, लेकिन हर के अंदर क्या करना है, एक जोड़ना है। हर क्या है अपने पास, y, तो y के अंदर क्या करना है, एक जोड़ना है, तब वो भिन्न क्या हो जाती है, 1/2। यानी हर के अंदर एक जोड़ेंगे, x के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तब भिन्न क्या हो जाएगी अपने पास, 1/2। अब यहां पर हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं, वज्र गुणा, 2 का गुणा x के साथ होगा और y + 1 का गुणा 1 के साथ, तो 2 का गुणा x के साथ में होगा तो क्या हो जाएगा, 2x, फिर बराबर का निशान तो बराबर आ गया, और y + 1 का गुणा 1 के साथ होगा तो y + 1। इस y को बराबर के उधर भेजे तो माइनस पे चला जाएगा, हो जाएगा 2x - y = 1। ये हो गया अपने पास समीकरण 2। मतलब पहले जो लैंग्वेज थी उससे हमने 2 इक्वेशन बना दी, 2 लीनियर इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को हमें विलोपन विधि से हल करना है। आप चाहे तो इनका अस्तित्व भी चेक कर सकते हैं कि a1/a2, b1/b2, c1/c2, अगर इनका अस्तित्व चेक करना है, यहां पर हम लिखे अस्तित्व की जांच। डायरेक्ट निकाल रहे हैं यहां से a1/a2। a1 कितना है, मतलब x का गुणांक, x का गुणांक पहले समीकरण में कितना है, कुछ भी नहीं, मतलब 1, और दूसरे समीकरण के अंदर x का गुणांक कितना है, 2, मतलब हो गया a1/a2 कितना आया, 1/2। फिर हम लिख सकते हैं b1/b2, मतलब y का गुणांक, यहां पर y का गुणांक कितना है, -1, कुछ भी नहीं है आगे, मतलब 1 होगा, और आगे माइनस का निशान है तो -1, और यहां पर y का गुणांक कितना है, इधर भी आगे कुछ नहीं, मतलब 1, और माइनस का निशान है मतलब -1, माइनस से माइनस कट गया, 1 के अंदर 1 का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार। देखना a1/a2 आया था 1/2 और b1/b2 आया है 1, क्या ये दोनों बराबर हैं, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, 1/2 और 1 आपस में बराबर नहीं होता, मतलब यहाँ पर a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर कितना हल होगा, एक हल होगा, क्योंकि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, और हल कितना हो जाएगा, 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसका हल कितना होगा, 1। अब इसका एक हल है, मतलब अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो इसको हमें विलोपन विधि से हल करना पड़ेगा। पहला समीकरण है अपने पास x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, ये अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी है 2x - 1 बराबर 1, 2x - y बराबर 1, यही दोनों अपने पास इक्वेशन है। अब देखना, दोनों इक्वेशन आ गई। अब देखना है कि क्या किसी चर के गुणांक बराबर हैं। यहाँ पर x का गुणांक 1 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, बराबर नहीं है। यहाँ पर y का गुणांक -1 है, यहाँ पर भी y का गुणांक -1 है, मतलब गुणांक बराबर है, और दोनों के निशान भी समान है, इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है। जब गुणांक बराबर और चिन्ह भी बराबर, तब हम क्या करते हैं कि एक इक्वेशन के अंदर से दूसरी इक्वेशन घटा देते हैं। यानी यहाँ से आप चाहे तो 2 में से 1 घटा सकते हैं, या फिर 1 में से 2 घटा सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी गुणा वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुणांक पहले से ही क्या है, बराबर। अगर ऐसा होता कि यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर केवल 1 होता, तब हम x के गुणांक बराबर करने जाते हैं और इस समीकरण का गुणा किसके साथ कर देते हैं, 2 के साथ, तब यहाँ पर ये 2x हो जाता और यहाँ पर भी 2x। मतलब हमें एक चर के गुणांक बराबर करने थे, तो यहाँ पर अपने पास एक चर के गुणांक पहले से ही बराबर है। x के बराबर नहीं है, लेकिन y के गुणांक तो बराबर है। दोनों चर में से केवल एक चर का गुणांक क्या होना चाहिए, बराबर। यहाँ पर भी -1, यहाँ पर भी -1, बराबर है। यानी एक समीकरण के अंदर से दूसरा समीकरण हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब इक्वेशन 2 में से 1 घटाएं या फिर 1 में से 2 घटाएं, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 2 में से 1 घटाने पर। समीकरण 2 में से क्या कर रहे हैं, जो समीकरण 1 है उसको हम घटा रहे हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएं। समीकरण 2 क्या है, 2x - 1 बराबर 1। घटाना क्या है, x - y बराबर -2। अब जिसको घटाते हैं उसके चिन्ह बदल देते हैं। जैसे हम समीकरण नंबर 1 को घटा रहे हैं तो 1 के चिन्ह बदल देने हैं, नीचे वाले के चिन्ह बदलते हैं,
तो x पहले प्लस का था, अब किसका कहलाएगा? माइनस का। y पहले माइनस का था, अब किसका कहलाएगा? प्लस का। 2 पहले माइनस का था, अब किसका कहलाएगा? प्लस का। देखना, माइनस y और ये प्लस का y कट जाएंगे, विपरीत चिन्ह है मतलब कट गए। यहाँ पर 2x प्लस का x माइनस का, मतलब 2x में से एक x घटाना है। 2x में से एक x गया तो कितना बचा? x और 1, और ये प्लस का 2 है, 1 और प्लस का 2 कितना हो गया? 3 हो गया। मतलब x का मान कितना आया अपने पास? 3। x बराबर कितना बचा अपने पास? 3। कि x का मान 3 है, यानी अंश का मान तो 3 हो गया। अब x का मान आप समीकरण 1 के अंदर रख सकते हैं, समीकरण 2 के अंदर रख सकते हैं। तो हम यहां से x का मान समीकरण 1 में रखने, x का मान किसके अंदर रखते हैं? समीकरण 1 में। समीकरण 1 है अपने पास x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो x की जगह कितना लिखेंगे? लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर माइनस का 2। तो x की जगह कितना लिखना है? 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2। अब देखना, अगर ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 3 अगर उधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर केवल क्या बचेगा? माइनस का y। ये हो गया -2 और ये हो गया माइनस का 3। प्लस का 3 था, इधर गया तो माइनस का 3। ये हो गया माइनस का y, -2 -3, ये हो गया माइनस का 5। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना आ गया? 5। x बराबर अपने पास 3 आया है, y बराबर कितना आया है? 5। अर्थात जो भिन्न होगी वो क्या थी अपने पास? x बटे वाई। तो x का मान कितना है अपने पास? 3, और y का मान कितना है? 5। तब अपने पास भिन्न क्या हो जाएगी? 3/5। आप चाहे तो वापस क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा था कि अंश के अंदर एक जोड़ना है, हर के अंदर से एक घटाना है, तो एक आता है। अब अंश के अंदर एक जोड़ के देखते हैं, मतलब 3 है उसके अंदर एक जोड़ें और 5 है उसके अंदर से एक घटाए, तो ये भी हो गया 4, ये भी हो गया 4। कितना आ गया? 1। मतलब पहली कंडीशन तो यहाँ पर अपने सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी क्या बोली थी कि अंश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना, हर के अंदर केवल एक जोड़ना है, तो जो भिन्न है वो 1/2 हो जाएगी। यानी 3 तो ऐसे का ऐसे ही, लेकिन 5 के अंदर कितना जोड़ना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? 3/6। काटा तो कितना आया? 1/2। मतलब दोनों जो कंडीशन थी वो अपने सेटिस्फाई हो रही है। मतलब हमने जो भिन्न का मान निकाला है 3/5, वो एकदम सही है। सिंपल सवाल था, आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका दूसरा सवाल देखते हैं। कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? अब एक बार अगर सवाल पढ़ते हैं तो कुछ आयु वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है, और थोड़ा ध्यान से पढ़े तो यहां पर हम समझ सकते हैं कि नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब नूरी है वो बड़ी है, सोनू है वो छोटी है। क्योंकि क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। मतलब नूरी की आयु ज्यादा थी, सोनू की आयु कम थी। अब दोनों की आयु कितनी थी वो हमें पता नहीं है, तो दोनों की आयु को हम चर मान सकते हैं कि एक को हम x माने, दूसरे को क्या माने? y। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि माना नूरी की आयु, नूरी की आयु हमने मान ली y, तथा सोनू की आयु कितनी मानी? y। नूरी की आयु हमने x लिखी है, सोनू की आयु कितनी लिखी है? y। अब देखना सवाल के अंदर कंडीशन क्या दी है। पहली कंडीशन अपने पास यहां तक है और दूसरी कंडीशन उसके बाद में लिखी हुई है। हमें दोनों की आयु निकालनी है। तो प्रश्नानुसार जो अपनी स्थिति फर्स्ट है वो क्या है देखते हैं। प्रश्नानुसार पहली कंडीशन क्या बोला है? 5 वर्ष पूर्व
5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले। अब 5 साल पहले नूरी की आयु कितनी होगी कि अभी नूरी की आयु है अपने पास x वर्ष, अभी सोनू की आयु है y वर्ष। आप चाहे तो यहां पर वर्तमान लिख सकते हैं, पता चले कि अभी की आयु है। ये इनकी वर्तमान आयु है कि नूरी की वर्तमान आयु x है, सोनू की भी वर्तमान आयु y है। अब 5 साल पहले की बात कही है, मतलब 5 साल पहले की, अभी जैसे किसी की 19 साल उम्र है, 5 साल पहले की बात करें तो कितनी होगी 14 साल। 14 कैसे निकाला, 19 में से 5 घटाया। तो अगर मैं कहूँ किसी की अभी आयु x वर्ष है, 5 साल पहले कितनी होगी, तो भी 5 ही घटाएंगे। तो यहाँ पर नूरी की आयु अभी x वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी होगी, इसके अंदर से 5 घटा देंगे। सोनू की आयु भी y वर्ष है, 5 साल पहले कितनी होगी, y माइनस 5, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु अभी x वर्ष है, 5 साल पहले कितनी होगी, 5 घटाना पड़ेगा, x माइनस 5 कितनी हो जाएगी, x माइनस 5 वर्ष। वैसे ही 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, कि 5 साल पहले सोनू की आयु कितनी होगी, कि अभी y वर्ष है तो 5 साल पहले कितनी होगी, 5 घटाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगी y माइनस 5। हमने पहले ही कहा था कि जब सवाल पढ़ते तो समझ में आता है कि जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से बड़ी है। तो क्या यहां से मैं ऐसा कहूं कि जो x माइनस 5 है क्या वो y माइनस 5 के बराबर होगा, कि जो नूरी की आयु है जो 5 साल पहले वाली और सोनू की आयु 5 साल पहले वाली, क्या ये दोनों आपस में बराबर होगी। हमें पता है कि अभी जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु से बड़ी है, अगर अभी बड़ी है तो 5 साल पहले भी तो बड़ी ही होगी। अगर एक की उम्र अभी 20 साल है, एक की 15 साल है, तो 5 साल पहले की बात करें तो 20 वाले की कितनी हो जाएगी 15, और 15 वाले की कितनी हो जाएगी 10, तब 15 है वो 10 से बड़ा ही तो रहेगा। तो मतलब अभी अगर किसी की उम्र बड़ी है तो आप चाहे तो 5 साल पहले देखें, 5 साल बाद में देखें, 10 साल पहले देखें, 10 साल बाद में देखें, हमेशा जो बड़ा वाला है वो बड़ा रहेगा, छोटा वाला छोटा ही रहेगा, उसकी आयु के अंदर जो गैप है वो बना ही रहेगा। यहाँ पर देखना, अगर हम लिखें कि x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, अगर इनको तराजू के ऊपर रखकर चेक करें तो x माइनस 5 मतलब नूरी की आयु, y माइनस 5 मतलब सोनू की आयु, तो वजन कहाँ पर ज्यादा होगा, वजन है फिलहाल वो इधर ज्यादा है, x माइनस 5 वाली साइड में वजन ज्यादा है। बीच में हमने बराबर लगाया है, बराबर लगाया मतलब दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए वजन किधर रखोगे, इधर, जहां पर कम है उधर, और वजन कितना रखना है जितना सवाल में दिया हुआ है। सवाल के अंदर दिया हुआ है 3 गुना, सवाल में कितना दिया हुआ है 3 गुना, मतलब इसका गुना कर देना है 3 के साथ। तो x माइनस 5 बराबर 3 y माइनस 5, मतलब ये है नूरी की आयु और ये है सोनू की आयु। अगर सोनू की आयु को 3 गुना करें तब जाके वो नूरी की आयु के बराबर होगी। 5 साल पहले की बात है। इसको जरा हल करते हैं, क्या आता है अपने पास, x माइनस 5 बराबर 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएं 3y माइनस 3 पंजे 15। जो संख्या वाले मान है वो इधर लाने हैं, चर वाले मान उधर लेके जाने हैं, तो हो जाएगा x माइनस 3y, प्लस का 3y था उधर गया तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का 5 है इधर आएगा तो प्लस का, तो माइनस 15 प्लस 5, तो ये हो गया अपने पास x माइनस 3y बराबर माइनस 10। ये बन गई अपने पास इक्वेशन नंबर 1। अब देखना, यहां तक तो अपने एक रैखिक समीकरण का निर्माण हमने कर दिया है। इसके बाद में दूसरा रैखिक समीकरण है, तो यहां पर अपने पास प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन देखनी है। दूसरी कंडीशन, अब देखना, नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कह रहे हैं कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 साल पहले तो कहा था कि 3 गुनी थी, अब 10 साल बाद में कहेंगे तो कितनी हो जाएगी 2 गुनी। अब देखना 10 साल बाद की बात करते हैं, अभी उसकी उम्र x वर्ष है, 10 साल बाद में कितनी हो जाएगी, बाद की बात कर रहे हैं। अभी अगर किसी की 20 साल उम्र है तो 10 साल बाद में कितनी हो जाएगी 30 वर्ष। मतलब क्या किया हमने 10 जोड़ा है, मतलब जब बाद की बात करें तो जोड़ना है, पहले की बात करें तो घटाना है।
अब 10 साल बाद में मतलब x के अंदर कितना जोड़ेंगे 10, तो 10 साल बाद में नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 10, और सोनू की आयु भी कितनी हो जाएगी y प्लस 10। ऐसा तो नहीं केवल कि नूरी की आयु बढ़ेगी सोनू की आयु उतनी रहेगी, अगर टाइम बीत रहा है तो दोनों की उम्र बढ़ेगी, तो ये x प्लस 10 हो जाएगी, ये y प्लस 10। कहा गया है कि 10 साल पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 साल बाद की बात करते हैं। अब 10 साल बाद में अब की बार हम ये भाषा नहीं लिख रहे हैं, ये आपको डायरेक्ट समझना है। पहले हमने लिखा था कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु y माइनस 5 वर्ष। अब आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 साल पश्चात नूरी की आयु बराबर x प्लस 10 वर्ष, 10 साल पश्चात सोनू की आयु बराबर y प्लस 10। हमने डायरेक्ट लिखा है कि ये है नूरी की आयु, कब 10 साल बाद में, तो 10 साल बाद में कितनी हो जाएगी x प्लस 10, और 10 साल बाद में सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y प्लस 10। क्या ये दोनों बराबर होंगे? अब देखना, हमने कहा था नूरी बड़ी है सोनू छोटी है। अब चाहे तो 10 साल बाद में देखे, 20 साल बाद में देखे, 50 साल बाद में देखे, जिसकी उम्र ज़्यादा है वो हमेशा ज़्यादा ही रहेगी, वो कभी भी कम होने वाली नहीं है। मतलब नूरी बड़ी थी तो वो बड़ी ही रहेगी, कभी छोटी नहीं होगी। मतलब अभी भी अगर इनको तराजू पर रखें तो वजन कहाँ पर ज़्यादा होगा, ये x प्लस 10 की ओर। अगर हमें वजन को बराबर करना है, क्योंकि बीच में बराबर का निशान है, तो वजन कहाँ रखना पड़ेगा, इधर y प्लस 10 की ओर। कितना रखेंगे, जितना सवाल में दिया है। सवाल में कितना दिया है 2 गुना, तो यहाँ पर क्या करना है 2 के साथ में कर देना है गुणा, तब ये हो जाएगा अपने पास x प्लस 10 बराबर 2 का अंदर मल्टीप्लाई कराएं, 2y प्लस 2 गुना 10 20। चर का उधर लेके जाए, संख्या इधर लेके आए, तो ये अपने पास हो जाएगा x माइनस 2y, और 20 प्लस का 10 इधर आएगा तो माइनस का 10, और 20 माइनस 10 10। ये हो गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2। 2y को उधर भेजा माइनस में, 10 को इधर लेके आए, तो 20 में से क्या हो जाएगा 10 चला जाएगा, 20 माइनस 10 कितना रहेगा 10। ये होगी अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को चेक करना है कि इनका अस्तित्व है या नहीं है। देखना, a1 बटे a2 चेक करें तो कितना आएगा 1 बटे में 1, 1 बटे 1 कितना आएगा 1 आएगा। फिर -3 बटे में -2 तो होगा 3 बटे 2। 1 और 3 बटे 2 आपस में बराबर नहीं होता है, मतलब इसका एक हल होगा। रेखा है प्रतिच्छेदी है तो हल कितना होगा 1 होगा, यानी इसका जो मूल है या जो हल है उनका अस्तित्व है। जब मूल या हलों का अस्तित्व है तो उनको हमें विलोपन विधि से ज्ञात करना है। दोनों समीकरण लिखने हैं, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2। अब देखना, यहां पर भी जो x के गुणांक है वो बराबर है, मतलब एक चर के गुणांक बराबर हो तब हमें किसी प्रकार का गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर किसी भी रैखिक समीकरण का किसी के साथ गुणा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि x के गुणांक बराबर है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है, निशान दोनों के बराबर है, दोनों प्लस के हैं, मतलब एक समीकरण के अंदर से दूसरा समीकरण घटाना पड़ेगा। तो आप समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा सकते हैं, तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से क्या करना है, समीकरण 1 हमें घटाना है। तो समीकरण 2 क्या है अपने पास, x माइनस 2y बराबर 10, घटाना किसको है 1 को, तो x माइनस 3y बराबर माइनस का 10। इसको हम घटा रहे हैं, अब घटा रहे हैं तो इसके निशान क्या करने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे। जिसको घटाते हैं यानी जो नीचे वाले जो अपने पास इक्वेशन होती है उसके चिन्ह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब x प्लस का x माइनस का, यानी एक प्लस का है एक माइनस का है, तब ये कैंसिल हो जाएगा। देखना, माइनस का 2y है और ये प्लस का 3y है। अब ये माइनस का नहीं कहलाएगा, किसका कहलाएगा, प्लस का। मतलब ये माइनस का ये प्लस का, जब एक के आगे माइनस का निशान हो एक के आगे प्लस का निशान हो तो हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लेते हैं। बड़ी वैल्यू क्या है 3y, और इसका निशान कितना है प्लस वाला है, यानी निशान क्या आएगा अपने पास प्लस। और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं, मतलब 3y में से अब क्या घटाएंगे 2y, 3y में से 2y गया तो कितना बचा y,
और 10 और ये प्लस 10, 10 और 10 कितना हो गया 20, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 20, y बराबर आ गया 20। y क्या था, y थी अपने पास सोनू की आयु, मतलब सोनू की आयु कितनी आई है 20। इस y का मान आप समीकरण 1 के अंदर रख सकते हैं या फिर समीकरण 2 के अंदर, तो यहां पर हम लिख सकते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने, समीकरण 1 में रखो 2 में रखो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। y का मान हम किस में रखते हैं समीकरण 2 में, कि समीकरण 2 में जहां पर y है उसकी जगह कितना लिख देना है 20 लिखना है, तब हो जाएगा x माइनस 2 गुणा 20 बराबर 10। तो ये हो गया x माइनस 40 बराबर 10, माइनस का 40 इधर आएगा तो प्लस का 10 प्लस 40, तो x बराबर कितना आ जाएगा 50। यानी x क्या माना था हमने नूरी की आयु और y क्या माना था सोनू की आयु, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अतः नूरी की आयु बराबर x, और x कितना आया अपने पास 50, तो लिखेंगे 50 वर्ष। सोनू की आयु सोनू की आयु हमने लिखी थी y, और y का मान अपने पास कितना आया है 20 वर्ष। वापस क्रॉस चेक करके देखते हैं, कहा था कि 5 साल पूर्व नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब 5 साल पहले की बात करते हैं, 5 साल पहले, अब ये 50 हैं तो 5 साल पहले कितनी होगी 45, और ये 20 है तो 5 साल पहले 15, तो जो 45 है वो 15 का कितने गुना है 3 गुना है, सही बात है। फिर उन्होंने कहा था 10 साल बाद में, तो 50 का कितना हो जाएगा 60, और 20 का कितना हो जाएगा 30, मतलब 60 है वो 30 का कितना है दुगुना है, मतलब दोनों कंडीशन अपने सेटिस्फाई हो रही है। मतलब हमने जो नूरी और सोनू की आयु निकाली है वो आयु एकदम सही है, कि नूरी की आयु है वो है 50 वर्ष तथा सोनू की आयु है वो कितनी है 20 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। कहा गया 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक होता है अंक और एक होता है संख्या, हमने ये कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि अंक होते हैं वो चर के रूप में लिखे जाएंगे x और y, लेकिन जब हम संख्या लिखते हैं तो इकाई का अंक तो चर के रूप में एज इट इज लिखा जाएगा, लेकिन जो दहाई वाला अंक है वो 10 के गुणा में लिखा जाएगा। वैसे ही सैकड़ा वाला अंक हो तो वो 100 के गुणा में लिखा जाएगा। तो यहां पर हम क्या लिखें कि अपने पास कोई संख्या है उसके अंक हैं, ये पता नहीं हमको कि आगे वाली संख्या कितनी है पीछे वाली संख्या कितनी है, मतलब इकाई कितना है दहाई वाला अंक कितना है ये अपने पता नहीं है, तो एक को x मान सकते हैं दूसरे को क्या मान सकते हैं y। तो माना इकाई का अंक, केवल अंक लिख रहे हैं, जब केवल अंक लिखते हैं तो उनको डायरेक्ट चर के रूप में लिखा जाता है। तो इकाई का अंक हमने लिखा x, मतलब पीछे कितना लिखा हुआ है x लिखा हुआ है, तथा दहाई का अंक वो है अपने पास y। इकाई का अंक x है दहाई का अंक y है, तब संख्या क्या हो जाएगी संख्या में क्या करते हैं कि इकाई का अंक तो एज इट इज लिखते हैं कि जो अंक है वो का वही आएगा, लेकिन जो दहाई का अंक है वो 10 के गुणा में चला जाएगा, क्योंकि हमने कहा था जैसे हमने लिखा है 69, तो यहां पर इकाई का अंक 9 है और इसकी वैल्यू भी 9 ही है, लेकिन दहाई का अंक 6 है, दहाई का अंक कितना है 6, लेकिन उसकी वैल्यू 6 नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है 60 है, इसकी वैल्यू कितनी है 60 है, मतलब 6 नहीं है, ये 6 का 10 के साथ में गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। तो इकाई का अंक तो जो हम लिखते हैं वो का वही आता है, लेकिन जो दहाई का अंक होता है उसको 10 के गुणा में लिखते हैं, फिर उन दोनों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं, क्योंकि 60 + 9 करते हैं तभी अपने पास क्या आता है 69 आता है। तो अब संख्या क्या हो जाएगी कि इकाई का अंक तो अपने पास रहा x, और दहाई का अंक है उसको 10 के गुणा में लिखना है, मतलब
10y। तो संख्या हो जाएगी 10y प्लस x। ये y मतलब दाही का अंक है, तो दाही का अंक है वो 10 के गुणा में, और इकाई का अंक एस इट इज। तब संख्या क्या हो गई 10y प्लस x। अब देखना सवाल में क्या कहा है। पहली कंडीशन है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब अंक है उनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, मतलब अंकों का योग यानी x प्लस वाई। अंक तो यही है x और y, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9। तो प्रश्नानुसार पहली कंडीशन के अंदर कहा गया है कि जो अंकों का योग है वो कितना है 9 है, मतलब x और y को जोड़ना है, अंक केवल जोड़ने हैं, तब कितना आना चाहिए 9। तब हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9। ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पहली इक्वेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक्चुअल जो सवाल है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, जहां पर हमें मेहनत करने की आवश्यकता है कि इस संख्या का 9 गुना, ये वाली जो संख्या है इसका अगर हम 9 गुना करें, इसका क्या करना है 9 गुना। यहां पर रफली समझना कि 10y प्लस एक्स, इसका क्या करना है 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, कि इसका अगर हम 9 गुना करते हैं, इस संख्या का क्या करते हैं 9 गुना, तो इस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होता है। यानी इस संख्या के अंकों को पलटना है, मतलब इकाई वाला अंक है उसको दाई वाला बनाना है, दाई वाला है उसको इकाई वाला बनाना है, मतलब y की जगह x लाना है और x की जगह y लाना है। तब जब इस संख्या के अंकों को पलटेंगे तब संख्या क्या बन जाएगी 10x प्लस वाई। तब संख्या क्या बन जाएगी 10x प्लस वाई, y की जगह x आ गया, x की जगह y आ गया। क्या बोला है इस संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, हाँ उसका 2 गुना है, इसका क्या कर देना है 2 गुना। इस संख्या का 9 गुना करते हैं तो इस संख्या के जो अंक है उसको पलटने से जो संख्या बनती है उसका दुगुना आता है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ये अपने पास इक्वेशन नंबर सेकंड आएगी। यहाँ से ये हमने आपको रफली समझा है। समझने के लिए क्या है कि संख्या है उसका 9 गुना करना है, सवाल के अंदर दिया है संख्या का 9 गुना, संख्या का 9 गुना कर दिया। फिर क्या आ गया है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना होता है, यानी संख्या के अंकों को पलटना है और उससे संख्या बनती है वो लिखनी है। तो वो संख्या बनी 10x प्लस वाई और उसका 2 गुना है, उसका क्या है 2 गुना, यानी संख्या के अंकों को अगर पलटे तो जो संख्या बनती है उसका दुगुना कर दो और जो संख्या पहले थी उसका 9 गुना कर दो। उन दोनों का आपस में क्या करना है बराबर करना है, वो दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर। लिखते हैं इसको जरा। आगे हमने लिखा संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंक है उसको हमें क्या करना है पलटना है, यानी x को y बनाना है, y को x बनाना है। तब अपने पास संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस वाई, मतलब x की जगह y आ जाएगा, y की जगह x आ जाएगा। प्रश्नानुसार स्थिति सेकंड, दूसरी स्थिति में क्या कहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, मतलब 10y प्लस एक्स का 9 गुना करना है। तो 10y प्लस एक्स इसका 9 गुना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, कि जैसे ही इसका 9 गुना करेंगे तो इसके अंकों को पलट दो, उसका 2 गुना कर दो, दोनों आपस में क्या आ जाएंगे बराबर आ जाएंगे। तो 2 गुणा 10x प्लस वाई, इसको हल करना है। 9 का अंदर मल्टीप्लाई कराया तो 90y प्लस 9x बराबर 20 गुणा 10 30x प्लस 2y। सबको उधर लेके जाए तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 90y माइनस 2y प्लस 9x माइनस 20x बराबर 0। पीछे कुछ भी नहीं बचेगा, कितना रहेगा पीछे 0। 90y में से 2y गए तो 88y और 9x में से 20x गए तो अपने पास कितना बचेगा माइनस का 11x बराबर 0। आप चाहे तो इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ से 8 कॉमन ले सकते हैं तो कितना आएगा, यहाँ पर बचेगा 8y माइनस एक्स,
यहाँ पर आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर इतना ही रखते हैं अगर, तो भी अपने काम हो जाएगा। इसको और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं जरा। यहाँ से हम 11 कॉमन लेते हैं, 11 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 11 8 88 होता है, तो यहाँ पीछे कितना बच गया 8। यहाँ से 11 कॉमन लिया तो पीछे केवल कितना बचेगा x और बराबर में 0। अब 11 इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में, 0 के अंदर भाग जाएगा किसी संख्या का तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही आएगा। तो कितना बचेगा केवल 8y माइनस एक्स बराबर 0। अब देखना यहाँ पर x प्लस वाई है, मतलब x आगे लिखते हैं, y का लिखते हैं पीछे, सेम इसको भी लिख सकते हैं कि माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 2। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, दोनों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर अनुपात देखना है तो x का गुणांक 1, इधर x का गुणांक -1, तो 1 बटे -1 कितना आएगा माइनस का 1, y का गुणांक 1, y का गुणांक 8, तो यानी 1 बटे 8। तो 1 और 1 बटे 8 आपस में बराबर नहीं होता, -1 और 1 बटे 8 आपस में बराबर नहीं होता, यानी यहां से भी अपने पास एक हल प्राप्त होगा, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। दोनों रैखिक समीकरणों को हल करते हैं। पहला है अपने पास x प्लस वाई बराबर 9, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और दूसरा अपने पास है माइनस एक्स प्लस 8y, माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2। देखना यहां पर भी मैं किसी का गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि x के गुणांक है वो बराबर है, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। फर्क ये है कि एक प्लस का है एक माइनस का है, तो ये उल्टा उससे भी सरल है, क्योंकि यहाँ पर जब चिन्ह विपरीत होते हैं, बराबर होते हैं विपरीत होते हैं, तब हम क्या करते हैं कि जब बराबर चिन्ह है तो एक में से दूसरा समीकरण घटा देते हैं, और जब विपरीत चिन्ह होते हैं तब दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं। यानी अब यहाँ पर हमें समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने की आवश्यकता है। तो लिखा समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम जोड़ते हैं तब अपने पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 9 और माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। जोड़ते हैं तो चिन्ह कहीं पर बदलने की जरूरत नहीं है, ये प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा, y प्लस 8y ये हो जाएगा 9y, और 9 प्लस 0, अब 9 के अंदर 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 ही आएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा अपने पास 1। 9 के अंदर 9 का भाग दिया तो y बराबर कितना आ गया 1। y का मान आप समीकरण 1 के अंदर रख सकते हैं, तो लिखा y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान किस में रखते हैं समीकरण 1 के अंदर, तो x प्लस वाई की जगह 1 बराबर में 9, x बराबर कितना आ जाएगा 9 माइनस 1, प्लस का 1 है इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया। अब देखना संख्या क्या थी, संख्या क्या थी अपने पास, संख्या थी 10y प्लस एक्स, संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस एक्स, 10 गुणा y करना है, 10 गुणा y क्या हो जाएगा 10 गुणा में y का मान कितना आया है 1, प्लस x का मान कितना है 8, 10 गुणा 1 10 प्लस 8 कितना आ गया 18। मतलब जो संख्या है वो संख्या अपने पास कितनी आ गई है 18। स्टार्ट में जो संख्या थी वो कितनी थी 18। अब देखना दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। कहा गया था कि अंकों का योग 9 आना चाहिए, तो 1 प्लस 8 कितना आ जाएगा 9, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी बोली थी कि इस संख्या का 9 गुना, मतलब 18 का क्या करना है 9 गुना, 18 गुना 9 कितना आता है 144 का, ये जो 144 होता है वो इसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, मतलब इसके अंकों को पलटना है, मतलब 1 और 8 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा 8 गुणा 1, 18 144, 18 9 162, ये कितना आएगा 162। इसके अंकों को पलटें तो 1 और 8 का क्या हो जाएगा
8 और 1, उसका दुगुना आएगा। तो 81 का दुगुना कितना होता है? 162। मतलब 18 का 9 गुना करो या फिर 18 का उल्टा कर दो, 8 और 1 कर दो, उसका दुगुना कर दो, दोनों आपस में क्या आएंगे? बराबर। मतलब दूसरी वाली जो कंडीशन है वो भी अपने सेटिस्फाई हो रही है। मतलब जो संख्या है वो कितनी होगी? 18। कि 18 का 9 गुना और 81 का दुगुना आपस में क्या होते हैं? बराबर। और 1 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना आता है? 9। इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से ध्यान रखकर करना है। सिंपल है, केवल यहां तक समझने की आवश्यकता है, उसके बाद में इसको सरल करना बिल्कुल भी सिंपल है। अगर इसको विलोपन विधि से हल करते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट में हो जाता है। केवल यहां से जो भाषा से जो इक्वेशन बनाते हैं वो समझने की आवश्यकता है। इसका सवाल नंबर 4, कहा है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने एक खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए हैं। टोटल रुपए कितने निकाले हैं? 2000। ये 2000 रुपए निकालने के लिए उसने 2 नोट काम में लिए हैं, एक 50 रुपए का और 100 रुपए का। और दोनों नोटों को अगर संख्यात्मक रूप से मिलाएं, दोनों की अगर काउंटिंग करें कि संख्या में कितने हैं, तो दोनों को जोड़ने पर हमें काउंटिंग में मिलते हैं 25। अब ये नहीं पता कि 50 वाले कितने हैं, 100 वाले कितने हैं, तो एक को हम x मान सकते हैं, दूसरे को क्या मान सकते हैं? y। तो यहां पर लिख सकते हैं हम, माना 50 रुपए के नोट, ₹50 के नोट कितने हैं? x है। 50 रुपए के नोट कितने हो गए? x। तथा 100 रुपए के नोट कितने लिए? 50 रुपए के नोट तो है अपने पास x, तथा 100 रुपए के जो नोट है वो कितने हैं? y। अब देखना, ये तो नोटों की संख्या है कि 50। अब देखना, 50 रुपए के नोट अपने पास x है और 100 रुपए के नोट कितने हैं? y। अब देखना, अगर मेरे पास अगर एक नोट है 50 का तो उसका मूल्य कितना है? 50। अगर 2 नोट हैं 50 रुपए के तो उसका मूल्य कितना है? 100। 3 नोट हैं तो उसका मूल्य कितना है? 150। 4 नोट हैं तो उनका मूल्य कितना है? 200। अगर 10 नोट हैं तो उनका मूल्य कितना है? 500। मतलब जितनी नोट है उसका अगर मैं 500 से गुणा 50 से गुणा कर दूं तो वो अपने पास 50 रुपए के नोट का टोटल मूल्य आएगा। मतलब अपने पास अगर एक नोट है 50 की तो उसका मूल्य 50 रुपए, 2 नोट है तो 100 रुपए, 3 नोट है तो 150, 4 नोट है तो 200। कैसे आया? 50 के साथ में गुणा किया। अगर वैसे ही कहूं कि मेरे पास अगर x नोट है 50 के तो उन नोटों का मूल्य कितना होगा? तो उन नोटों का मूल्य कितना हो जाएगा? 50x। वैसे ही 100 रुपए का एक नोट 100 रुपए, 2 नोट 200 रुपए, 3 नोट 300 रुपए, 4 नोट 400 रुपए। मतलब क्या किया? 100 के साथ में गुणा कर रहे हैं। वैसे ही अगर मेरे पास 100 रुपए के x नोट है तो उनका मूल्य कितना होगा? 100x। उनका मूल्य कितना होगा? 100x। तो यहां पर साथ में ये भी लिख सकते हैं कि x नोटों का मूल्य 50 रुपए के x नोटों का मूल्य की संख्या x है तो उसके पैसे कितने बने, उन x नोटों के टोटल पैसे कितने बने वो कितने हैं? 50 रुपए के x नोटों का मूल्य, 50 रुपए के नोट हैं और कितने हैं? x हैं, तो कितने हो जाएंगे? 50x। वैसे ही 100 रुपए के y नोटों का मूल्य, 100 रुपए के y नोटों का मूल्य वो कितना हो जाएगा अपने पास? 100y। मतलब x नोटों के रुपए कितने बने? 50x। और y नोटों के रुपए कितने बने? 100y। अब देखना, दोनों कंडीशन अपने एक साथ काम में आ सकती है। पहला कहा है कि 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई है, कि टोटल उसने रुपए कितने निकाले हैं? 2000। मतलब ये और ये 50 रुपए के नोटों का मूल्य, ये 100 रुपए के नोटों का मूल्य, और टोटल मूल्य कितना खरीदा है उसने? 2000। मतलब 50x और 100y को अगर जोड़ेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 2000 रुपए। और साथ में क्या कहा है कि जो टोटल नोट है वो कितने प्राप्त किए हैं? 25। मतलब 50 रुपए और 100 रुपए के जो नोट हैं उनको जोड़े तो कितना आता है? 25। तो यहां पर हम प्रश्नानुसार कंडीशन लिख सकते हैं। प्रश्नानुसार पहली स्थिति तो यही है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से
50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मतलब पहली बात तो यहाँ पर कंप्लीट होगी। दूसरी बात यह है कि कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, मतलब पहले तो मूल्य कहा गया कि मूल्य कितना है 2000, तो ये 50 रुपये के नोटों का मूल्य, 100 रुपये के नोटों का मूल्य और टोटल मिलाकर मूल्य कितना प्राप्त किया है 2000। तो पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि 50x प्लस 100y बराबर कितना हो गया अपने पास 2000। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ये 50 रुपये के नोटों का मूल्य, ये 100 रुपये के नोटों का मूल्य और टोटल मिलाकर उसने रुपए कितने प्राप्त किए हैं 2000। तो 50x और 100y को मिला दो, कितना आ जाएंगे 2000। दूसरी कंडीशन कही है कि कुल नोट कितने प्राप्त किए हैं 25, मतलब 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट टोटल मिलाएंगे तो कितना आएगा 25। तो प्रश्नानुसार दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन के अंदर क्या कहा है, ये 50 के नोट हो गए, ये 100 के नोट हो गए और टोटल मिलाकर संख्या में कितने हैं 25। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब देखना, आप चाहे तो यहाँ पर 50 कॉमन लेकर भी इसको हल कर सकते हैं। अगर 50 कॉमन नहीं ले सकते तो x का गुणांक बराबर करना है तो ये x का 50 के साथ में क्या कर दें गुणा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखना, इधर x का गुणांक 1 है, इधर x का गुणांक 50 है, मतलब 1/50 या फिर 50/1। यहाँ पर y का गुणांक 1 है, उधर 100 है, मतलब 1/100 या फिर 100/1, मतलब a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। यानी यहाँ पर जो हल है उनका अस्तित्व है तो हमें उनको ज्ञात कर पाए। इक्वेशन लिख देते हैं, दोनों लिखा हुआ है 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब इसको अगर शॉर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं, 50 कॉमन ले सकते हैं। 50 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा अपने पास x प्लस 50 गुणा 2 बराबर 2000। तो x प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा 2000/50, 0 से 0 कटा, 5 से काटा 40 बार, तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया 40। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन क्या है अपने पास कि x प्लस वाई बराबर 25। इक्वेशन नंबर 2। देखना, x के गुणांक है वो बराबर है, मतलब यहाँ पर किसी का गुणा करने की जरूरत नहीं है। आप समीकरण 1 में से 2 घटा सकते हैं या फिर 2 में से 1 घटाते हैं। हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में से 2 घटा देते हैं। समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 घटाना है तो हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। अब घटाना है तो नीचे वाले इक्वेशन के चिन्ह बदल देने हैं। ये प्लस का माइनस का कट गया, ये 2y प्लस का y माइनस का, मतलब बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का आ जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1y, और 40 प्लस का 25 माइनस का, तो 40 में से 25 गया तो कितना आ गया 15, मतलब y का मान कितना आया है 15। ये मान आप समीकरण 1 के अंदर रख सकते हैं, समीकरण 2 के अंदर रख सकते हैं। तो हम y बराबर 15 है वो रखते हैं समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो जो समीकरण 2 है उसके अंदर जहाँ पर y है उसकी जगह कितना लिख देना है 15। तो x प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 25, प्लस का 15 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर कितना आ गया 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना आ गया, y बराबर तो अपने पास 15 है, x बराबर कितना है 10। सवाल में पूछा था कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए हैं, तो 50 रुपये के नोट थे x, 100 रुपये के नोट कितने थे y, x और y की वैल्यू निकल गई है। तो 50 रुपये के नोट कितने माने थे x माने थे, तो कितना हो गया 10, और 100 रुपये के नोट वो हमने माने थे y, और कितना आया है y बराबर 15, y बराबर कितना आ गया 15। अब आप चाहे तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि
जो दोनों नोट हैं उनका मूल्य मिलाते हैं तो अपने पास कितना आता है, मूल्य मिलाने पर अपने पास आएगा 2000। तो 50 रुपये के 10 नोट, एक नोट 50 रुपये का होता है तो 10 नोट है मेरे पास, तो कितने रुपए होंगे, 500 रुपये। और एक नोट 100 रुपये का, उसका मूल्य 100। मेरे पास कितने नोट हैं, 15। अब 15 नोट है तो उनका मूल्य कितना हो जाएगा, 1500। और 1500 और 500 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2000। और 10 और 15 नोट मिलाए तो कितने हो गए, 25। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मतलब हमने जो x बराबर 10 और y बराबर 15 जो वैल्यू निकाली है वो एकदम एक्यूरेट है। इसका लास्ट सवाल, किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। मतलब एक पुस्तकालय से अगर हम पुस्तक उधार लेते हैं, वहां से हम कुछ दिनों के लिए पढ़ने के लिए अपने पास रखते हैं, तो वहां पर हमें एक फिक्स किराया तो देना ही है। उसके अलावा हम जितने दिन रखते हैं उसका अलग से किराया लिखता है। मतलब प्रतिदिन का किराया तो अलग लगेगा, लेकिन जैसे हम पुस्तक खरीदने गए, मतलब यही समझ लो पुस्तकालय के अंदर एंटर किया, हमने किताब खरीदने के लिए ले ली, तब हमें उसका फिक्स किराया तो देना ही है। वही अपने वो टैक्सी वाला, कि टैक्सी के अंदर एक फिक्स भाड़ा लगता था कि टैक्सी देख ली मतलब किराया देना ही है, अंदर बैठ गए मतलब किराया देना ही है। वो फिक्स किराया अलग है और प्रत्येक किलोमीटर जितना चलते हैं उसका किराया अलग होता था। सेम वो की वो बात यहाँ पर कि पुस्तकालय के अंदर पुस्तक हमने उधार ली है, मतलब उसका फिक्स किराया तो देना ही है। उसके बाद में जितने दिन रखोगे उतने दिन के लिए प्रत्येक दिन के हिसाब से किराया अलग से लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, दो बातें हैं अपने पास, एक तो नियत किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है। तो लिख सकते हैं कि माना नियत किराया नियत किराया कितना है इसका, x रुपए। नियत किराया कितना है, फिक्स किराया कितना है, x रुपए। उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, वो हमने लिखा है y। फिक्स किराया तो मैं x रुपए देना है, उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए कितने रुपए देने हैं, y रुपए। अब सवाल के अंदर क्या कहा है, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कंडीशन फर्स्ट, कहा गया किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब 3 दिनों के लिए फिक्स किराया है। मतलब ये जो नियत किराया है x रुपए, ये कितने दिनों के लिए है, 3 दिनों के लिए। मतलब आप किताब लेकर अगर एक दिन के अंदर भी लौटा देते हैं तब भी आपको वो 3 दिनों का फिक्स किराया है वो आपको देना है। क्या कहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं। सरिता ने पुस्तक कितने दिन के लिए रखी है, 27 दिनों के लिए, 7 दिनों के लिए। सरिता ने जो पुस्तक है वो कितने दिनों के लिए रखी है, 7 दिनों के लिए। वो 7 दिनों के अंदर उसके 3 दिन तो वो फिक्स वाले हैं, 3 दिन कौन से हैं, फिक्स वाले, और 4 दिन है वो एक्स्ट्रा है। मतलब 3 दिनों का किराया तो उसे फिक्स रूप से देना ही है। इसके अलावा उसने एक्स्ट्रा कितना रखा है, 4 दिन, तो वो 4 दिन का किराया उसे अलग से देना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, सरिता ने 7 दिनों का किराया कितना दिया है, 27 रुपये। सरिता ने 7 दिनों का शुल्क अदा किया, 7 दिनों का कितना शुल्क अदा किया है, 27 रुपये। इस 7 दिनों के अंदर 3 दिन है उसके वो फिक्स वाले हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा कितने दिन लिए उसने, 4 दिन। तो जैसे ही उसने x रुपए दिए, सरिता ने कितने रुपए दिए, x रुपए, मतलब उसके 3 दिनों का हिसाब तो हो गया। अब ऊपर कितने दिन बचे उसके, 4 दिन। तो 4 दिन में प्रत्येक दिन का अलग से किराया लगेगा, प्रत्येक दिन का y रुपए है, तो ऊपर से उसके 4 दिन निकल गए। तो 1 दिन का y रुपए, 2 दिन का 2y, 3 दिन का 3y, 4 दिन का 4y। तो x रुपए दिए मतलब 3 दिन का किराया चला गया। उसके बाद में उसने 4 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं, तो 4 दिन का किराया कितना दिया, 4y, और टोटल मिलाकर रुपए कितने दिए हैं, 27।
इक्वेशन नंबर हो गई फर्स्ट। वैसे ही प्रश्नानुसार दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति के अंदर क्या कहा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए किस रुपए अदा किए। सुशी ने 5 दिनों का शुल्क अदा किया। सुशी ने कितने रुपए दिए हैं, 21 रुपए। यानी जैसे ही उसने 5 दिन रखे तो उसके अंदर से 3 दिन तो उसके फिक्स वाले हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा कितने दिन गए हैं, 2 दिन। मतलब यहां से क्या लिख सकते हैं कि जैसे ही सुशी ने x रुपए दिए मतलब 3 दिनों का उसके किराया आ गया, ऊपर कितने दिन बचे, 2 दिन, 1 दिन का y रुपए, 2 दिन का 2y, तो हो जाएगा x प्लस 2y, और टोटल मिलाकर कितने रुपए दिए, 21। ये होगी अपने पास इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से अगर हम तुलना करें तो 1/1 एक ही आएगा, और 4/2 ये आएगा 2। तो 1 और 2 आपस में बराबर नहीं होता, यानी A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। यानी कितना हल होगा, एक हल होगा। हल कितना होगा, एक। अब हल विद्यमान है तो उसको हमें ज्ञात करना है, यानी नियत किराया हमें ज्ञात करना है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना लगता है वो भी हमें ज्ञात करना है। दोनों इक्वेशन लिख देते हैं। x + 4y = 27, x + 4y = 27 और x + 2y = 21। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर सेकंड, देखना x के गुणांक पहले से ही बराबर है, यानी x के गुणांक में बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटा सकते हैं। अगर गुणांक बराबर नहीं होते तो गुणा करके बराबर कर देते। अब पहले से ही बराबर हैं तो गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर विपरीत चिन्ह होते तो जोड़ देते। अब समान चिन्ह है तो एक में से दूसरा घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 घटा रहे हैं। समीकरण 1 है अपने पास x + 4y = 27 और समीकरण 2 है x + 2y = 21। घटाना है मतलब चिन्ह क्या करने पड़ेंगे, बदलने पड़ेंगे। प्लस का x माइनस का x कट गया, 4y प्लस का 2y माइनस का, मतलब बड़ी संख्या प्लस की तो 4 में से 2 घटा दोगे, 4 में से 2 गया तो कितना आया, 2y। और 27 में से 21 क्या करना है, घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 6/2 मतलब 3। ये y का मान आप समीकरण 1 के अंदर रख सकते हैं, समीकरण 2 के अंदर रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर 1 के अंदर रखकर भी मान निकाल सकते हैं। y का मान किसके अंदर रखते हैं, समीकरण 2 के अंदर, तो हो जाएगा x + 2 गुणा y की जगह 3 बराबर में 21, तो x + 6 बराबर 21। x बराबर कितना आ जाएगा, 21 - 6, x बराबर आ गया 15। x बराबर कितना आ गया, 15। यानी x क्या था, नियत किराया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना था, y। तो यहाँ पर जो नियत किराया वो कितना आया, 15 रुपये। नियत किराया बराबर x और कितना आया है, 15 पीछे रुपए। फिर अतिरिक्त दिन का किराया, कि अगर आप प्रत्येक एक्स्ट्रा डे लेते हैं तो उसका किराया कितना लगेगा, y माना था हमने, y की वैल्यू कितनी आई है, 3 रुपए। यानी नियत किराया 15 रुपये हो गया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन अगर हम लेते हैं किताब को रखकर तब अपने कितने रुपए देने पड़ेंगे प्रत्येक दिन के, 3। यहाँ पर देखते हैं, इसको वापस क्रॉस चेक करते हैं कि 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए हैं। तो 7 दिन तक पुस्तक रखी है मतलब पहले 3 दिन के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15 रुपये।
उसके बाद में 4 दिन और रखे हैं, एक दिन का 3, 4 दिन का कितना होगा, 4 तिया 12, 12 और 15 को जोड़ा तो कितना हो गया 27, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कहा है कि सुशी ने 5 दिन तक पुस्तक रखी है, उसके अंदर 3 दिन का तो फिक्स किराया 15 रुपये, उसके बाद में 2 दिन एक्स्ट्रा रखे हैं, मतलब 3 दूनी 6, तो 6 रुपये और, तो 15 और 6 कितने हो गए 21, यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, मतलब नियत किराया 15 रुपये और जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है वो 3 रुपये, वो सही है। इसके साथ ही अपनी जो प्रश्नावली 3.3 है वो यही पर समाप्त होती है। अपने जो चैप्टर नंबर 3 था रेखिक समीकरण युग्म, उसको हमने ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि तीनों से हल किया है। हमें आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इसकी अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके जो भाषा वाले सवाल हैं उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना है। आपने तीनों विधियाँ पढ़ी है तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि आपको कौन सा मेथड सबसे सिंपल लगा, और अगर किसी सवाल से संबंधित आपको कोई डाउट है तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। आपको चैप्टर से संबंधित कोई पीडीएफ या कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं, उसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। अगली क्लास के अंदर हम इसके चैप्टर नंबर 4 यानी द्विघात समीकरण उसको लेके आएंगे और उससे संबंधित अपने जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।